स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जवान। एक सुपर कॉप, एक स्पाई, एक गवर्नर और एक जेंटलमैन स्पाई मास्टर। हम बात कर रहे हैं गैरी सक्सेना की, यानी गिरीश चंद्र सक्सेना की। वो पहले IPS ऑफिसर जिन्हें रॉ का चीफ बनाया गया था। वो ऐसे पहले रॉ के चीफ थे जो कि एक IPS ऑफिसर थे, उसके बाद रॉ के चीफ बने, जिनके बारे में कहा जाता है कि रॉ का अंडरकवर एजेंट बनकर वो पाकिस्तान में भी रहे। हालांकि वो इस बात से इनकार करते थे, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इस पर हामी भरती थी। गैरी सक्सेना वही जिन्होंने रॉ में सर्विस रूल्स को फॉर्मलाइज किया, लेटरल एंट्रीज को पॉसिबल बनाया। 2 बार करीबन जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे, बनाए गए, और वो भी ऐसे क्रूशियल फेजेस में जब जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो मिर्वेज़ मोहम्मद फारूक के हत्या के बाद, उसके मर्डर के बाद सरकार के अगेंस्ट में थी। जम्मू कश्मीर में कैट टेक्निक को लाने वाले गिरीश चंद्र सक्सेना, कैट टेक्निक वही जिससे मिलिटेंसी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था उस समय पर, उस पर किस तरह से कंट्रोल किया गया, ये पूरी टेक्निक को फॉर्मलाइज करने वाले थे गिरीश चंद्र सक्सेना जी। आज उनके बारे में आपको बताने वाले हैं यहाँ पे इस एपिसोड में, और इस एपिसोड को डिटेल में ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे आपको मोटिवेशन तो मिलेगा ही, आप इंस्पायर होंगे इसी तरह के एक IAS IPS ऑफिसर बनने के लिए। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। टेलीग्राम पर हमारा एक ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं, वहाँ हम बातचीत करेंगे और इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान है वो आपके हमारे बीच में लगा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो दोस्तों, साल 1928 गिरीश चंद्र सक्सेना जी का जन्म होता है। इसी साल 1928 में आगरा में, जब हिंदुस्तान इस समय पर अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, इस समय पर उनका जन्म हुआ। उन्होंने अपनी इनिशियल स्कूलिंग जो थी वो GNK हाई स्कूल कानपुर से की। उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए क्वींस इंटरमीडिएट कॉलेज वाराणसी पहुंचे, बनारस पहुंचे, वहां पे एडमिशन लिया। 12th क्लास के बाद में, 12th अपनी यहाँ से वाराणसी से करने के बाद 1943 में वो वाराणसी से सीधा इलाहाबाद पहुंच जाते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया BA के लिए। BA की डिग्री उनकी कंप्लीट हुई 1946 में, और इसके बाद इसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी आगे की डिग्री यानी कि मास्टर्स के लिए MA इन हिस्ट्री करने के लिए अप्लाई कर दिया। 1948 वो साल था जब गिरीश सक्सेना MA कर चुके थे, और ये वही समय था, आप सभी जानते हैं, कि जब हमारा प्यारा भारत आज़ाद हुआ था। आज़ाद हुए सिर्फ हमें 1 साल हुआ था इस समय पर, और ये वो समय था जब गिरीश सक्सेना जैसे जो नौजवान थे वो देश सेवा में अपना करियर बनाने के लिए तैयार हो रहे थे, खुद को तैयार कर रहे थे। गिरीश सक्सेना और गैरी, उन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी की। पुलिस सर्विसेज के लिए हमेशा से इंटरेस्ट, उनका गहरा इंटरेस्ट रहा था, और इसी इंटरेस्ट के तहत ये जो कहते हैं ना कि आपका एक सपना जो होता है वो हकीकत में तब्दील बहुत जल्दी होता है अगर आप उसके लिए अच्छी मेहनत करते हैं। तो यही उनके साथ में हुआ। ये सपना जो था वो हकीकत में तब्दील हुआ जब उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को क्रैक किया, और वहाँ पे उनका सिलेक्शन होता है IPS कैडर में। तो गिरीश सक्सेना जी को यहाँ से IPS कैडर उनका मिल चुका था। उनके जो इसी समय से क्लोज सर्किल के जो लोग थे, जो अकेडमी में भी उनके साथ में रहते थे, बाकी जो और कलीग्स थे, जो उनके क्लोज दोस्त थे, उन्होंने ही ये निकनेम इस समय पर उनको दिया था गैरी। और इसके बाद चाहे वो किसी भी पोस्टिंग पर रहे हों, उनके जो भी कलीग्स थे क्लोज सर्कल में, वो उन्हें गैरी ही कहकर बुलाते थे। इनफैक्ट आर्टिकल्स जो उनके बारे में छापे जाते, पब्लिश होते थे न्यूज़पेपर्स में, कई दफ़ा ये देखा गया कि उनके नाम को गैरी सक्सेना ही लिखा जाता था। खैर, 1950 में, 1950 में गैरी ने इंडियन पुलिस सर्विस IPS को ज्वाइन कर लिया। उत्तर प्रदेश कैडर उनको मिला। 1950 बैच में जो ऑफिसर्स आए थे IPS ऑफिसर्स, ये फर्स्ट जनरेशन थी पोस्ट इंडिपेंडेंस IPS ऑफिसर्स की आने वाली, उसमें गिरीश चंद्र सक्सेना जी आए थे। उत्तर प्रदेश के कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स थी, जिसमें रामपुर, अलीगढ़, बरेली, इलाहाबाद, इन सभी जगह वो पुलिस चीफ रहे। उन्होंने इन सारी डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी लॉ एंड ऑर्डर था उसको मेंटेन करके रखा। उनको एक सुपर कॉप की तरह उनकी एक इमेज थी, जाना जाता था इस तरह से। उन्हें काबिलियत का जो इनका परिचय था वो उन्होंने इन सारी पोस्टिंग्स पर अपनी दिया है, जो इनिशियल उनकी एज IPS ऑफिसर पोस्टिंग्स रही हैं अलग अलग। डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा थे, और उनकी जो भाषा थी, जो उनका एक तरीका था बोलने का, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। सॉफ्ट स्पोकन काफ़ी ज़्यादा थे। गोल्फ का बहुत ज़्यादा शौक था, घुड़सवारी का बहुत ज़्यादा शौक था। प्रोफेशनल अप्रोच जो थी उन्होंने वो सारी अपनी इन पोजीशंस में लगाई, और वो ही कहीं ना कहीं उनकी पहचान बन गई थी कि एक ऐसे ऑफिसर हैं IPS ऑफिसर जो कि सॉफ्ट स्पोकन है लेकिन एक्शनेबल बहुत है। वो उनका काम करने का तरीका काफ़ी अच्छा है। करीबन 19 साल की सर्विस रही एज IPS। 19 साल की सर्विस के बाद अप्रैल 1969 आता है, और अप्रैल 1969 में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर डेपुटेशन पर जाने का फैसला लिया था। लेकिन ये वो समय था दोस्तों जब लोगों को नहीं पता था कि अब गैरी की पोस्टिंग क्या होगी, या वो किस पोस्ट पर जाने वाले हैं, या फिर किस डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं, क्योंकि ये डेपुटेशन सीक्रेटिव होने वाली थी।
1969 वो साल था जब गिरीश चंद्र सक्सेना ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को ज्वाइन किया, यानी कि रॉ को ज्वाइन कर लिया। उस समय पर रॉ को बने हुए सिर्फ एक साल हुआ था। 1968 में ही, एक साल पहले ही, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के डायरेक्शंस पर रॉ को बनाया गया था। दरअसल रीज़न क्या था इसको बनाने का कि देश में जो 1962 में सीनो इंडियन वॉर हुई है, जो चाइना और इंडिया की वॉर हुई, 1965 में इंडिया की पाकिस्तान के साथ में जो जंग हुई, इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो की, आईबी की, कुछ एक्सटर्नल इंटेलिजेंस की कमी देखी गई थी कि हमारे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी थी, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, जो नहीं मिल पाई थी। जिसके बाद ये सोचा गया कि अब रॉ को बनाया जाएगा, और उसके बाद ही रॉ को बनाने का काम दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा सर RN काव को, रामेश्वर नाथ काव को। रॉ के शुरुआती रिक्रूट्स जितने भी थे, क्योंकि अभी एक साल ही हुआ था बने हुए जब गैरी सक्सेना ने ज्वाइन किया रॉ को 1969 में, शुरुआती रिक्रूट्स जो थे उनको लेजेंडरी स्पाई मास्टर RN काव सर ने ही हैंड पिक्ड किया था, और गिरीश चंद्र सक्सेना भी उनमें से एक थे। इनको भी हैंड पिक किया गया था RN काव के द्वारा। इससे पहले गैरी इंडियन हाई कमीशन इन लंदन में भी काम कर चुके थे, वहाँ पे भी पोस्टर रह चुके थे, और इनफैक्ट ये भी बताया जाता है इस दौरान, कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं कि रॉ को ज्वाइन करने के बाद में जितना उनका टेन्योर रहा है वो पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट के तौर पर भी रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात से हमेशा इनकार किया, लेकिन काफ़ी सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी इस बात पर यकीन करता है कि गैरी सक्सेना पाकिस्तान में रहकर आए थे। खैर, रॉ में 14 साल काम करने के बाद साल 1983 आता है। 1983 ये वो साल था जब गैरी सक्सेना को RANW का डायरेक्टर बना दिया गया था। करीब 3 साल तक वो यहाँ से डायरेक्टर की इस पोजीशन पर रहे, रॉ के 1986 तक डायरेक्टर रहे थे। ये बता दें आपको, वो पहले IPS ऑफिसर थे जिनको रॉ का चीफ बनाया गया था, रॉ का डायरेक्टर बनाया गया था। पहले थे गैरी सक्सेना। उनका फोकस, जब तक ये यहाँ पे रॉ के चीफ रहे हैं, उनका फोकस इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, इंटेलिजेंस मैटर्स पर हमेशा रहता था। इस दौरान रॉ ने काफ़ी सारे क्रिटिकल ऑपरेशंस किए, ये जो जब उनका टेन्योर रॉ के चीफ की तरह चला है। एक नोटेबल घटना यहाँ पे सामने ये आती है कि 1985 में कैनेडियन पुलिस को एयर इंडिया जेट्स पर खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के, जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, उनके थ्रेट के बारे में बताया गया था, उसके बारे में वार्निंग दी गई थी, जिसमें साफ तौर पर यह जिक्र किया गया था कैनेडियन पुलिस के साथ में कि टाइम डिले डिवाइसेस जो हैं वो बैगेज में, एयरक्राफ्ट के अंदर लगाए जा सकते हैं। उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं विस्फोट किया जा सकता है, धमाका हो सकता है, कुछ भी सिक्योरिटी लैप्स हो सकते हैं। लेकिन सिक्योरिटी मेजर्स को एनहांस नहीं किया गया उस समय पर, और एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एयर इंडिया की फ़्लाइट 182 टोरंटो से मॉन्ट्रियल के रास्ते पर, उसमें बॉम्ब विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, उसे उड़ा दिया गया था, और एक तरह से एक बहुत बड़ा अटैक था। करीबन 300 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे यात्रियों की जान गई थी। इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड एपिसोड अगर आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके लिए ज़रूर लाया जाएगा, लाएंगे इस एपिसोड को। खैर, इस दौरान देश में खालिस्तानी टेररिस्ट एक बहुत बड़ी समस्या थे। गैरी सक्सेना ने अपने सक्सेसर्स के साथ में, जो आगे रॉ के चीफ बने हैं, एसी जोशी, AK वर्मा, उनके साथ में CITX का गठन किया। CITX और एक और इस तरह की एक टीम हुआ करती थी। इन टीम्स को बनाया गया था जिससे कि पाकिस्तान, हमें ये पता था, इंटेलिजेंस को भी ये पता था, रॉ को पता था कि पाकिस्तान की तरफ से खालिस्तानी टेररिस्ट को समर्थन मिल रहा है, ISI पूरा सपोर्ट कर रही है, आर्म्स एंड एम्युनिशन उनको दिलवा रही है। तो यहाँ से जो भी ऐसे पाकिस्तान की तरफ से खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, और इसी के लिए CITX को बनाया गया था। एक बहुत बड़ा स्टेप था, क्रूशियल स्टेप था उस समय पर खालिस्तानी टेररिस्ट से फाइट करने के लिए, और ये गैरी सक्सेना के टाइम पर किया गया था। रॉ के अंदर जो रूल्स हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, उनको फॉर्मलाइज किया गया उन्हीं के टेन्योर में। लेटरल एंट्रीज को लाया गया, जिससे कि एक स्टेबिलिटी जो है सर्विस के अंदर, काफ़ी सारे अलग अलग ऑफिसर्स IB से भी रिक्रूट किए गए, IPS ऑफिसर्स। बाकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी उसका ही प्रोसेस चेंज किया गया, रूल्स टोटली फॉर्मलाइज किए गए। वो सारा इन 3 साल के अंदर गैरी सक्सेना के जितना टेन्योर रहा है रॉ के अंदर, उस दौरान ही हुआ था। लेकिन उनके टेन्योर पर एक कंट्रोवर्सी भी सामने आती है। देखिए, मिशन RANW एक बुक है, एक लेखक हैं, उन्होंने लिखी हुई है। वो लेखक भी जो हैं वो रॉ के ही अंदर काम करते थे। उन्होंने इस बुक को लिखा, उसमें ये दावा किया इस बुक के अंदर कि सक्सेना जो थे, जो गैरी सक्सेना थे, या तो उन्होंने 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ है उस समय पर उन्होंने या तो इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए एडवाइस किया था कि ऐसा किया जाए, यानी रॉ की तरफ से एडवाइस किया गया था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को, या फिर उसके रिपरकशंस क्या होंगे अगर हम इस तरह से सेना को मिलिट्री एक्शन करवाते हैं गोल्डन टेम्पल के अंदर, उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, इसके बारे में वार्निंग नहीं किया गया था, PM को ये बताया नहीं गया था। तो इसका सीधा सीधा एक तरह से कसूरवार, या एक तरह से ये कहा जाए कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है गैरी सक्सेना के ऊपर, और ये दावा किया जाता है कि वो उन्होंने ठीक तरह से अपना काम नहीं किया। यहाँ पे ये एक आरोप है जो लगाया जाता है।
ऑपरेशन ब्लू स्टार बेसिकली आप सभी जानते होंगे, जिसमें गोल्डन टेम्पल से मिलिटेंट्स को निकालने के लिए, जो खालिस्तानी टेररिस्ट थे उनको निकालने के लिए मिलिट्री एक्शन लिया गया था, और इसने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सोशल इम्पैक्ट देश के ऊपर छोड़ा था, देश के कई समुदायों के अंदर छोड़ा था। इसके अलावा 31 अक्टूबर 1984 ये दिन आप सभी जानते होंगे, इंदिरा गांधी की उनके बॉडीगार्ड्स ने के द्वारा हत्या कर दी गई थी, उनके द्वारा असैसिनेशन कर दिया गया था। इस दौरान भी ये कहा जाता है कि सक्सेना, जो गैरी सक्सेना थे, वो उस समय रॉ के चीफ थे, और उसी दौरान ये घटना भी हुई थी। तो ये जो दो घटनाएं हैं, इनकी वजह से गिरीश चंद्र सक्सेना के टेन्योर पर सवाल खड़े होते हैं जब वो रॉ के चीफ थे। खैर, इस बीच में CITX का गठन हुआ, बाकी और भी जो इंटेलिजेंस इनपुट्स थे वो वर्ल्ड लेवल पर भी दिए गए भारत के द्वारा, रॉ के द्वारा, दुनिया भर की अलग अलग एजेंसीज को। तो काफ़ी सारे अच्छे काम भी इस समय ही हुए थे। 1986 में खैर रॉ से फाइनली रिटायर होते हैं गिरीश चंद्र सक्सेना, और इसके बाद जनवरी 1988 से वो करीबन 8 तक, यहाँ तक बताया जाता है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी रहे उस समय तक उनके एडवाइज़र के रूप में काम करते रहे गैरी सक्सेना। 2 साल करीबन राजीव गांधी जी के साथ काम किया। यहाँ पे उन्होंने जो भी नेशनल सिक्योरिटी के पॉलिसीज़ थी उसको फॉर्मुलेट करते थे, शेप करने में मदद करते थे, अपनी जो रॉ की एक्सपर्टीज़ थी उसके थ्रू गाइड करते थे PM राजीव गांधी को। लेकिन अब एक बहुत बड़ी पोस्टिंग उनको मिलने वाली थी। ये समय आ चुका था 1990 का। देखिए, ये वो समय था, आपको बता दें, कश्मीर में एक तरफ जब दिल्ली में ये सारी चीज़ें चल रही थी, कश्मीर में क्या हो रहा था, कश्मीर में मिलिटेंट्स ने एक चीफ क्लरिक आवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन मिरवैज़ मौलवी मोहम्मद फ़ारूक को निगीन रेजिडेंस, जो उनका हजरत बल में था श्रीनगर के अंदर, वहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स पहुँचते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन के वो मिलिटेंट्स थे, और इन लोगों ने मिरवैज़ मोहम्मद फ़ारूक को मार दिया, उनकी हत्या कर दी। हिजबुल को ये लगता था कि मिरवैज़ जो है मोहम्मद फ़ारूक, वो पीस नेगोशिएशन कर रहे हैं गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, यानी कि उस समय गवर्नर थे जगमोहन जी, तो उनके साथ में पीस नेगोशिएशन कहीं ना कहीं कर रहे हैं, और ये आतंकवादी कभी चाहते नहीं है। तो उस वजह से यहाँ पे इन आतंकवादियों ने मिरवैज़ मोहम्मद फ़ारूक को उनकी हत्या कर दी। अब जब हत्या हुई उसके बाद क्या हुआ कि फ्यूनरल जो प्रोसेशन होता है, जो पूरा उनकी अंतिम यात्रा थी, उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें देखी गई जहाँ पे कुछ गलतियाँ पुलिस की तरफ से हुई, कुछ गलतियाँ लोगों की तरफ से भी हुई, और यहाँ पे फ़ायदा किसको मिला? मिलिटेंट्स को। क्या किया गया था कि उस समय पर जो गवर्नर थे जगमोहन, उनको अलर्ट नहीं किया गया कि यहाँ पे पहले से इंटेलिजेंस की भी थोड़ी कमी थी कि फ्यूनरल प्रोसेशन में मिलिटेंट्स भी आ चुके हैं, जो भीड़ है उसके साथ में आतंकवादी भी यहाँ पे शामिल हो चुके हैं। और इसके बाद आतंकवादियों ने क्या किया, इस्लामिया कॉलेज के बाहर, श्रीनगर में इस्लामिया कॉलेज के बाहर, और ये पूरी तरह से सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट है, इस्लामिया कॉलेज के बाहर अचानक से CRPF के जो बंकर्स थे उनके ऊपर उस भीड़ के द्वारा, भीड़ में से कुछ लोगों ने निकल के फायरिंग शुरू कर दी। वो दरअसल आतंकवादी थे जो उस अंतिम यात्रा में चल रहे थे। इसकी वजह से CRPF की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फायरिंग की गई, रिटेलिएशन किया गया। और उस फ्यूनरल प्रोसेशन में बताया जाता है कि कई अलग अलग नंबर्स हैं, कई लोग बताते हैं 25 लोगों की, 25 सिविलियन थे, उनकी डेथ हुई थी, कुछ लोग कहते हैं आंकड़ा 50 तक गया था। सिविलियंस की यहाँ पे डेथ होती है। ये करीबन 21 मई 1990 की बात है, 1990 21 मई की। इस समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे जगमोहन जी। उन्होंने सिविलियंस की किलिंग्स जो हुई उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिज़ाइन कर दिया था। अब ये रेजिग्नेशन जब हुआ, इसके बाद सीधा इस पोस्ट पर, इस क्रूशियल समय में पोस्टिंग दी गई GC सक्सेना को, यानी कि गिरीश चंद्र सक्सेना को। 26 मई 1990, करीबन 5 दिन के बाद जम्मू कश्मीर के गवर्नर की तरह उनको अपॉइंट किया गया, उनको बनाया गया। वो जम्मू कश्मीर पहुंच जाते हैं। अब ये एक ऐसा समय था जब वैली में पूरा केओस था। मतलब आप ये समझिए कि जो लोग हैं, कश्मीर के जो लोग थे, वो सरकार के अगेंस्ट में खड़े हो गए थे। एक तरह से जो सेंटिमेंट था, एंटी इंडिया सेंटिमेंट, वो भी बार बार जगा रहे थे जो आतंकवादी थे वहाँ पे। गिरीश चंद्र सक्सेना के करियर का ये सबसे चैलेंजिंग असाइनमेंट था। इस घटना ने आज़ादी के जो सेंटिमेंट, एक जो आज़ादी सेंटिमेंट था कश्मीर के अंदर के, पाकिस्तान की तरफ जाना है या फिर हमें आज़ाद होना है, ये जो सेंटिमेंट था इसको भड़का दिया। लोग पूरी तरह से गवर्नमेंट एजेंसीज़ के ऊपर ब्लेम लगा रहे थे, जबकि ये बात भी सच थी कि मिरवैज़ मोहम्मद फ़ारूक को आतंकवादियों ने मारा, और ये सबके सामने था, लेकिन फिर भी ब्लेम जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर लगाया जा रहा था। खैर, गिरीश चंद्र सक्सेना ने जब 26 मई 1990 को श्रीनगर में अपना चार्ज लिया, उस समय स्टेट मशीनरी पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने अपनी रॉ वाली, जो उनकी जो रॉ की पुराना एक्सपर्टीज़ थी, जो उनका एक्सपीरियंस था, उसको यूज़ किया। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि एक रिवोल्यूशनरी काउंटर इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी बनाई। इसका नाम था क्रिमिनल एप्रहेंशन टेक्निक, यानी कि CAT। क्रिमिनल एप्रहेंशन टेक्निक क्या थी, इसको समझिए। इस टेक्निक के अंदर जो भी पकड़े गए मिलिटेंट्स होते थे उनको इन्फॉर्मर बनाया जाता था। ये इन्फॉर्मर्स सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काम करते थे,
अपने कलीग्स को आइडेंटिफाई करते थे, यानी कि बाकी अपने को टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करते थे कॉर्डन ऑफ मिशंस के सर्च ऑपरेशंस के दौरान में। जब भी क्रैकडाउन किया जाता था उस दौरान ये उन आतंकवादियों को टारगेट करते थे, पहचानते थे फोर्सेस के साथ, और बाद में उन आतंकवादियों को ख़त्म किया जाता था। तो बेसिकली ये आप देखिए कि एक ऐसी टेक्निक जिसको पहली बार लाया गया कश्मीर के अंदर, गवर्नर जो थे इनके गाइडेंस में लाया गया, क्योंकि वो रॉ से आते थे, रॉ के चीफ रहे थे, पहले भी कई सारे स्पाई, एक टॉप स्पाई भी उनको माना जाता है, तो उन्होंने यही अपनी टेक्निक्स यहाँ पे लगाई। इसके अलावा एक ऑफिसर जो हैं वो ये भी बताते हैं यहाँ पे कि मिलिटेंट्स को बेसिकली क्या करते थे कि कैट जब बनाया गया था इसके बाद उन्हें जीप में बिठाला जाता था, जो जिप्सी होती थी आर्मी की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, उसमें मास्क पहना के उन मिलिटेंट्स को जिनको पकड़ लिया जाता था, बाद में इन्फॉर्मर बना दिया गया, तो उनको पहले मास्क पहनाया जाता था, जिप्सी में बिठाया जाता था, और उसके बाद में वो अपने साथियों को जब पॉइंट आउट कर लेते थे तो बाद में अगर वो सही कोऑपरेट करते थे तो सिक्योरिटी फोर्सेस उनके साथ में अच्छे से ट्रीट करती थी, उनसे अच्छे से बातचीत करती थी, उनको आगे अच्छे से रखा भी जाता था, सहूलियत दी जाती थी। अगर नहीं करते थे कोऑपरेट तो फिर वही हाल होता था जो बाकी आतंकवादियों का होता है, और वो करना ज़रूरी भी है। खैर कैट सिस्टम जो था उसने मिलिटेंसी की पूरी तरह से कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के अंदर बैकबोन जो थी, रीढ़ की हड्डी, एक तरह से उसको तोड़ दिया। कई टॉप मिलिटेंट ऐसे थे या तो पकड़े गए या मारे गए, और जब से जीसी सक्सेना ने अपना ये जो कार्यभार था उसको संभाला था, ये देखा गया कि उसके 10 वीक के अंदर ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो टॉप JKLF के, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो टॉप कमांडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपका सपना है इस एग्जाम को क्रैक करना, भारत की तरक्की, उन्नति, प्रगति में अपना योगदान देना, स्क्रीन पर जो आपको कोर्सेज देख रहे हैं वो लेटेस्ट बैचेज हैं, स्टडी IQ क्लासेस जल्दी ही शुरू होने वाली हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये क्लासेस ज्वाइन करते हैं अपनी तैयारी को मजबूत तो बनाते ही हैं, इस सफ़र में आपको स्टडी IQ जैसा एक साथी मिलता है जो हमेशा आपके लिए दिन रात काम करता है, आपकी इस तैयारी को, आपके इस सपने को साकार करने के लिए। स्क्रीन पर जो आपको कोर्सेज दिख रहे हैं, इसका जो प्राइस है, इस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए VJ Live कोड लगा सकते हैं। और ये कहाँ से आप ले सकते हैं, ये जो कोर्स आपको दिख रहा है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाइए, क्लिक करिए, उस पर अपना कोर्स परचेस करिए, VJ Live कोड लगाइए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो जीसी सक्सेना ने गवर्नर जब वो बने कश्मीर के पहली दफ़ा, उस समय पर यह देखा गया कि उन्होंने ना सिर्फ खुद फॉर्मलाइज किया कई सारी अलग अलग पॉलिसीज़ को, कैट टेक्निक को वो लाए यहाँ पे, इसके अलावा उन्होंने अपने जो जिनकी उनको ज़रूरत थी उनको भी अपने साथ लिया। इस दौरान जीसी सक्सेना ने लेफ्टिनेंट जनरल MA ज़की हुआ करते हैं, जो कि 1989 से 1991 तक कश्मीर में कॉर्प्स कमांडर थे। उनका रिटायरमेंट होने वाला था, ऑलमोस्ट हो चुका था, तो उनके रिटायरमेंट होने के बाद ही उन्हें वापस बुलाया, अपने अंडर एडवाइज़र बनाया, एडवाइज़र ऑफ सिक्योरिटी उसके रूप में अपॉइंट किया गया। ज़की जो थे दरअसल वो हैदराबाद में रिटायरमेंट के बाद प्लान कर रहे थे पोस्टिंग लेने का, लेकिन इस पोस्टिंग को लेने से पहले जब गवर्नर जो थे उस समय पर जीसी सक्सेना, उन्होंने मुलाकात की MA ज़की से और कहा कि योर कंट्री नीड्स यू, आपके देश को आपकी ज़रूरत है, हैदराबाद आप बाद में चले जाइएगा कभी, अभी आपकी कश्मीर में ज़रूरत है, यहाँ पे रहिए। तो इस तरह से अपने साथ उन्होंने सही लोगों को सही समय पर जोड़ा, और यही शायद कारण था कि वो कश्मीर में मिलिटेंसी को ख़त्म कर पाए थे, एक तरह से उसको कंट्रोल में ला पाए थे। इसके अलावा जीसी सक्सेना ने टेरर अटैक्स के बाद एक सबसे बड़ी चीज़ जो देखी गई है कि नॉर्मलेसी जो होती है, यानी कि नॉर्मल ज़िंदगी जो है, आतंकवादी क्यों ये करते हैं टेरर अटैक, आपने देखा होगा पहलगाम में भी आतंकवादी इसलिए करते हैं कि यहाँ का जो टूरिज़्म है उसका फ्लो बिगड़ जाए, आम जनता की जो अभी लाइफ चल रही है उनको वापस से 1991 याद आ जाए या 1990s याद आ जाए, जब मिलिटेंसी एकदम पीक पर थी कश्मीर में। जानबूझकर पाकिस्तानी बेस्ड आतंकवादी ये चीज़ें करते हैं, कश्मीर में ऐसे टेरर अटैक करते हैं जिससे कि नॉर्मलेसी जो है, जो आम जीवन है, वो बिगड़ जाए। यहाँ पे क्या किया गया था जीसी सक्सेना के द्वारा, और सबसे शानदार ये उनका स्टेप था, उन्होंने नॉर्मलेसी को बरकरार रखने के लिए क्या किया कि जब भी कभी कोई अटैक होगा, पहली बात तो हम इस तरह से इंटेलिजेंस को रखेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस को ऐसे रखेंगे, मिलिटेंसी को ख़त्म करेंगे कि कोई अटैक ना हो। लेकिन अगर कोई अटैक होता है, जैसे कोई भी ग्रेनेड अटैक भी कहीं होता है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस रोड पर उतरेंगी, इन मिनट्स सारी रोड्स को क्लियर किया जाएगा, नॉर्मल लाइफ को रिज्यूम किया जाएगा, और उनका कहना था कि लाइफ शुड गो ऑन, ये नहीं रुकनी चाहिए, ये उनका मेन मोटिव था। मिलिटेंट्स सबसे ज़्यादा जो डिफीटेड फील किया मिलिटेंट्स ने, जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस थी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने इसी से किया, क्योंकि वो चाहते थे कि केओस में हो सब जगह, कश्मीर में लोगों के बीच में भय का माहौल हो, टूरिस्ट वहाँ पे आए नहीं, और जो भारत की सरकार है, भारत की फ़ौज है, उसे एक गलत नज़र से देखें कि ये लोग यहाँ पर आतंक फैला रहे हैं, ये हमें सुरक्षित तो क्या, ये हमें ठीक से रहने नहीं दे रहे हैं, बाहर हम निकलना हमारा दूभर हो गया है। तो ये जो चीज़ें थी, इसके लिए जीसी सक्सेना ने ये किया कि नॉर्मल सी सीधे लाई जाएगी, कोई भी अटैक होगा उसके बाद रोड पर फोर्सेस आएंगी और वहाँ से पूरा एरिया जो है क्लीन किया जाएगा, साफ़ किया जाएगा,
वापस से लोगों को सुरक्षित महसूस कराया जाएगा। इसके अलावा जीसी सक्सेना का एक और बहुत बड़ा फोकस था कि लोकल्स का ट्रस्ट हमें जीतना है। उसके लिए उन्होंने अपनी स्पीचेस में कई बार एज अ गवर्नर उनको स्पीच देने के लिए जाना पड़ता है, वो उर्दू का यूज़ करते थे, उसमें कश्मीरी कैप जो कारकुल है उसको पहनते थे। लोकल कल्चर जो है उसके करीब लाने के लिए खुद को उन्होंने ये चीज़ें की, लोगों से खुद को करीब लाने के लिए ये चीज़ें की, और ये कहीं ना कहीं कारगर भी साबित हुआ। उन्होंने लोकल पुलिस और स्टेट एजेंसीज को रिवाइव करने पर जोर दिया लगातार। गवर्नर जब तक वो रहे उनका ये कहना था कि नो मिलिटेंसी कैन बी फॉट विदाउट द लोकल पुलिस। लोकल पुलिस की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कश्मीर जैसी जगह पे तो बिल्कुल है। अगर आपको नहीं पता है कि इस एरिया में कहाँ कहाँ कौन कौन से मिलिटेंट रहते हैं, कैसे आप उन्हें टारगेट करेंगे, तो आपको लोकल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और क्योंकि वो रॉ के चीफ रहे थे, स्पाई मास्टर रहे थे, तो उन्हें पता था कि इंटेलिजेंस का क्या महत्व है कश्मीर जैसे रीजन में। उनका ये पहला टेन्योर था, 13 मार्च 1993 तक चला। 13 मार्च 1993 यानी आप देखिए करीबन 3 साल का ये टेन्योर उनका रहा, जिसमें उन्होंने वैली में कुछ हद तक जो कंट्रोल था उसको वापस लाया, स्टेट मशीनरी को स्टेबलाइज किया। लेकिन अब सेकेंड टेन्योर भी आने वाला था। सेकेंड टाइम गवर्नर बने वो जम्मू कश्मीर के 2 मई 1998 में। सक्सेना जी को एक बार फिर से दोबारा जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया जाता है। ये टेन्योर जो था वो उनका 4 जून 2003 तक चला। इस बार उन्होंने एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंडर काम किया था, लेकिन चैलेंजेस जो थे वो अभी भी बहुत बड़े थे, क्योंकि ये भी क्रूशियल समय था जम्मू कश्मीर के अंदर। आप ये देख रहे हैं कि इस समय पर लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद क्योंकि बन चुका था 2001 में, तो ये लगातार से मिलिटेंसी जो थे उसको हाइपर एक्टिवली इन्फिल्ट्रेट कराते थे अपने अटैकर्स को, मिलिटेंट्स को, टेररिस्ट को, और उसके बाद कश्मीर में आके आतंक फैलाते थे। लेकिन इस दौरान भी जीसी सक्सेना जब वहाँ पे एज अ गवर्नर सेकेंड टाइम पोस्टेड थे, उनका फोकस फिर से था कि लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस को अब हमें मजबूत करना है, और इस बार सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पे देना है, क्योंकि लोकल पुलिस अगर मजबूत होगी, मिलिटेंसी को खत्म किया जाएगा, टेररिस्ट को जल्दी से जल्दी पकड़ के खत्म किया जाएगा, सिक्योरिटी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, उनको मारा जाएगा। क्या 1998 में जब इनका सेकेंड टेन्योर भी खत्म हुआ एज अ गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, उसके बाद जीसी सक्सेना लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे जाते हैं। लवासना जाना हुआ, मसूरी, आप सभी जानते हैं क्योंकि आप यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे, आप में से कई सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं। लवासना में उन्होंने एड्रेस किया, मतलब उनकी स्पीचेस होती थी वहाँ पे, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, इंटेलिजेंस के मुद्दों के ऊपर बातचीत की, अपने व्यूज़ रखे। उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में कई अलग अलग जगह, कई अलग देशों में भाग लिया, वहाँ पे उनको बुलाया जाता था, सेमिनार्स लिए, टॉक्स दी। अच्छा, इस बीच एक और बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने ये की थी कि मई 2000 में एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनाई गई, और उस टास्क फोर्स का हेड बनाया गया जीसी सक्सेना को। ये टास्क फोर्स बेसिकली क्या करती है कि इंटेलिजेंस सर्विसेज के जो रिफॉर्म्स हैं उन पर काम करने के लिए इसको बनाया गया था। इसमें काफ़ी सारे लोग थे। फॉर्मर सेक्रेटरी के रघुनाथ थे, फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ M.K. नारायणन साहब थे, फॉर्मर रॉ एडिशनल सेक्रेटरी B. रमन थे, सारे ही बड़े बड़े नाम आप सबने सुने होंगे अगर आप हमारे एपिसोड्स देखते हैं। फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ होम P.P. श्रीवास्तव और R. नरसिम्हा, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में के हेड थे, वो वहाँ पे शामिल थे इस पूरी टास्क फोर्स के अंदर। लेकिन इसके हेड थे गिरीश चंद्र सक्सेना, गैरी सक्सेना। इस टास्क फोर्स ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें उसने इंडिया के इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट से जो जितनी भी उसमें चेंजेस हैं, जो प्रेजेंट इंटेलिजेंस एफर्ट हैं, उसमें हमें कैपेबिलिटीज़ को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसकी एक पूरी रिपोर्ट प्रेजेंट की थी। वाइड रेंज एनहेंसमेंट की इसमें बातें की गई थी। इंटेलिजेंस को, भारत के खुफिया जगत को, जो जासूसी तंत्र है उसको कैसे एनहेंस किया जा सकता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये जो रिपोर्ट है वो आज भी कंप्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। और इस रिपोर्ट के बारे में अगर आप चाहते हैं तो आपको ये रिपोर्ट हमारे पास लाई जाएगी, उसके बाद आपको इसके बारे में भी पूरा एक डिटेल्ड एपिसोड बताया जाएगा कि आखिर क्या इन्होंने इस रिपोर्ट में टास्क रिपोर्ट दी थी। खैर, 2005 में जीसी सक्सेना को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस जो थी उसका उन्होंने लगातार परिचय दिया, करीबन 4 दशकों तक की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस, उसके लिए उन्हें पद्म भूषण सम्मानित किया गया। उनके बारे में जो उनके कलीग्स हैं वो कहते हैं एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, जो हमने आपको बताया कि बहुत ही नरम स्वभाव के, एक अंडरस्टेटेड, एक जेंटलमैन पर्सनालिटी के शख्स थे, जिन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये शख्स कभी एक इफेक्टिव स्पाई रहा होगा, एक जासूस रहा होगा, पाकिस्तान में रह के आया होगा, या फिर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिस्ट होंगे इतने बड़े। 2 बार गवर्नर ऐसी सिचुएशन में रहे हो, उसके ऊपर ऐसे एक्शंस लेना, जब कैट जैसी टेक्निक ला दी, नॉर्मल सी एक बार में जम्मू कश्मीर में किसी भी अटैक के बाद लानी है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इस तरह की स्ट्रैटेजीज बनाते थे। उनके हैबिट्स के बारे में कहा जाता है एक गोल्फर थे, बहुत ही कीन गोल्फर थे। दिल्ली में दिल्ली गोल्फ क्लब जो है उसके प्रेसिडेंट रहे, और गोल्फ का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन ओवरऑल जितना उनका पूरा टेन्योर था एज अ रॉ चीफ, उसमें सारी चीज़ें सही थी। सिर्फ एक जो कंट्रोवर्सी जो उनके साथ में जो जुड़ी रही, और 2 सवाल जो थे वो खड़े होते रहे, वो यही कि एक तो इंदिरा गांधी की हत्या थी, वो उनके टेन्योर में हुई थी। दूसरा,
ऑपरेशन ब्लू स्टार में उन्होंने इंदिरा गांधी को या तो सुझाव दिया था कि आप ऐसा कुछ करिए, या फिर उसके रिपरकशंस नहीं बताए थे। अच्छा, एक और सवाल, ये जो मिशन RANW बुक थी उसमें उठाया गया था डीजी सक्सेना के टेन्योर के बारे में। ये कहा गया कि सक्सेना जो थे वो 1990 में उनको गवर्नर बनाया गया था जम्मू कश्मीर का। अब 1990 में सरकार जो थी वो NDA की गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, और इस समय पर जम्मू कश्मीर के गवर्नर उनको बनाया गया डीजी सक्सेना को। ये जो सरकार थी NDA की, इसमें शिरोमणि अकाली दल एक रूलिंग पार्टनर था। जो इस बुक के राइटर हैं वो ये सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि क्या NDA और अकाली दल को नहीं पता था कि सक्सेना ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान रॉकेट चीफ थे? क्या उनको ये बात नहीं पता थी? क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार के रिपरकशंस जो थे उसने पंजाब को सिख कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा था, और ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन किस तरह से उनको उसके बाद उसी सरकार ने, अकाली दल भी जिसमें इन्वॉल्व है, शामिल है, 1990 में गवर्नर बना दिया जम्मू कश्मीर का। तो ये एक तरह की माफ कीजिए कॉन्ट्रोवर्सीज हैं जो कि गिरीश चंद्र सक्सेना के टेन्योर के साथ जुड़ी रही। खैर, अब साल आता है 2017। जीसी सक्सेना का जम्मू कश्मीर के प्रति आप कमिटमेंट उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक किस तरह से रहा है वो देखिए। साल 2017 4 अप्रैल की करीब ये बात है, 10 दिन पहले जीसी सक्सेना की मृत्यु से, उनकी डेथ से, उनके जो भाई हैं नरेश चंद्र जी, वो बताते हैं, जो कि फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे हैं, US एम्बेसडर थे, वो बताते हैं कि जब ICU की यूनिट से गैरी सक्सेना, क्योंकि बीमार रहने लगे थे, उम्र 89 ईयर्स की उम्र थी, जब वो हॉस्पिटल के ICU यूनिट से बाहर आए व्हील चेयर पर, तो डॉक्टर का हाथ पकड़कर उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर ने पूछा कि आप कैसे हैं, अभी हालत ठीक है, उन्होंने कहा मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मुझे बस जम्मू कश्मीर की फ़िक्र है कि वहाँ पे इस समय क्या चल रहा है, क्या हैपनिंग्स हो रही हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। ये बात दिखाती है कि 89 या 90 साल की उम्र में भी सक्सेना जो थे, जीसी सक्सेना, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट्स के बारे में डीपली कंसर्न थे, उसके बारे में सोचते थे, क्योंकि 2 बार वहाँ पे गवर्नर रहे, सक्सेसफुली उन्होंने अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट किया, जम्मू कश्मीर की स्थिति को बहुत ज़्यादा सॉल्व कर दिया था, अच्छा कर दिया था। 14 अप्रैल 2017 को सुबह अचानक से, ये वो दिन था, आखिरी दिन जीसी सक्सेना का, 14 अप्रैल 2017 की सुबह उन्हें अचानक से सांस आना बंद हो गई। अर्ली मॉर्निंग उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और 4:30 बजे ही सुबह डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया, कहा कि उनका निधन हो चुका है। उनके फ्यूनरल में उनके जो ग्रैंडसन है वरुण, वो लोधी रोड पे क्रेमेटोरियम जो है वहाँ पे आए, वहाँ पे उन्होंने उनको मुख्याग्नि दी। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल वो उस समय पर वहाँ पे पहुँचे थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, फॉर्मर दिल्ली CM शीला दीक्षित जी, बीजेपी लीडर यशवंत सिन्हा, रॉ और IB के कई सारे बड़े सीनियर या सर्विंग ऑफिसर्स, वो सारे ही इस उनके अंतिम संस्कार में यहाँ पे पहुँचे थे। गिरीश सक्सेना या कहें गैरी सक्सेना एक ऐसे इंसान थे जो एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी उन्होंने अपना एक जो कूल था वो नहीं खोया। उनके बारे में हर एक बड़ा लीडर यही कहता है कि वो एक बहुत ही कूल, काम और कंपोस्ट इस तरह के इंसान थे। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो अप्रोच है, एक ह्यूमन अप्रोच रखते थे हर प्रॉब्लम पे। ये तो जो फारूक अब्दुल्ला हैं वो भी कहते हैं, एक ह्यूमन अप्रोच रखते थे हमेशा। एक कॉप, सुपर कॉप, एक स्पाई मास्टर, एक गवर्नर, 2 टर्म के गवर्नर, गैरी सक्सेना, हमारा सलाम है उन्हें। और आज ये एपिसोड था जिससे कि आप लोग इंस्पायर हो पाएँ, आप लोग और ज़्यादा मोटिवेशन इस तरह के बड़े बड़े IAS और IPS ऑफिसर से ले पाएँ, किस तरह वो अपने जीवन में कहाँ से उठे और कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं, किस तरह से उन्होंने पॉलिसीज़ को फॉर्मलाइज किया है, स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, देश हित की ऐसी स्ट्रैटेजीज़ जिसने काया पलट के रख दी एक रीजन की, जम्मू कश्मीर जैसे रीजन की। तो इस तरह से आप भी काम कर पाएँ। और दोस्तों, अगर आप UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, स्टडी IQ हमेशा से आपके साथ, आपकी इस तैयारी में आपके साथ खड़ा है, आसानी से मजबूती से बनाने के लिए। कोर्सेज जो हैं वो आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हैं, क्लिक करिए, परचेज करिए, BGLIKE कोड लगाइए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। और टेलीग्राम पर हमारा एक ग्रुप है, एक चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन भी वहाँ पे आते हैं, साथ ही साथ कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे दी जाती है। और कोई बातचीत करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, वहाँ पे बातचीत करेंगे। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।